हेलो दोस्तों, क्या हाल? बढ़िया एकदम। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी का प्रश्नावली फर्स्ट श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा गया है, इसका हम लोग संपूर्ण हिंदी अर्थ देखने वाले हैं। तो कलम कापी लेकर हो जाइए तैयार, और हम जो मेन टॉपिक बताएंगे उसे आप नोट करते जाइएगा। तो हमारा जो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा है वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। अब इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 से। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो दिसंबर में हुई थी 1956 ईस्वी को। और ये महू एक शहर का नाम है जो कि एमपी में पड़ता है। इसी के निवासी थे ये। इनके माता पिता का नाम हुआ भीमाबाई और रामजी मलोजी सकपाल। इनके पिताजी का नाम है। शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा इनके बाद उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क शहर गए। प्राथमिक शिक्षा जो अपने शहर से ही प्राप्त किए थे, वहाँ इनको एक प्रोत्साहन मिला था स्कूल के द्वारा, जिसे हम लोग छात्रवृत्ति कहते हैं। उसी पैसे से ये न्यूयॉर्क शहर चले गए। वहाँ उन्होंने वकालत की पढ़ाई की, राजनीतिक पढ़ाई की, ये सब पढ़ाई उन्होंने किया था। उसके बाद लंदन भी गए थे वो। लंदन में भी उन्होंने पढ़ाई की। अब इनके कुछ रचनाएं के बारे में जान लेते हैं। तो रचना में इनके प्रमुख रचना है द कार्टर्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एवं पार्लियामेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है ये एक प्रकार का भाषण है। और ये जो पाठ है श्रम विभाजन जाति प्रथा, इसी भाषण से एक छोटा सा अंग है जिसके ये लिया गया है। और ये ललई सिंह यादव के द्वारा लिखा गया एक भाषण है जिसका ये अंग है श्रम विभाजन जाति प्रथा। अब इतना तो हम लोग जान ले इस चैप्टर के बारे में तथा भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में। दो चार बातें और जान लीजिए। ये तीन व्यक्तियों को अपना आदर्श माना है। एक पहले थे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ये भी ज्योतिबा फुले जो आप देख रहे हैं ये एक राइटर का नाम है। कबीर तो आप लोग जानते हैं कबीर जी को, और एक बुद्ध, इनको तो अभी जानते हैं। ये तीन व्यक्ति को अपना ये आदर्श मानते थे। और कुछ जान लीजिए इनके बारे में। इनका जो मृत्यु थी वो डायबिटीज के कारण हुई थी। इनका मृत्यु डायबिटीज के कारण हुई थी। और इन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी पढ़ाई की थी कि इनके पास टोटल 32 डिग्री थी। आज हम लोग पास एक डिग्री हो जाता है तो हम लोग लगता है कि पीएचडी कर लें सब कुछ में, लेकिन नहीं, इनके पास टोटल 32 डिग्री थी। तो सोचिए ये कितने बुद्धिमान थे। ये हो गया इस चैप्टर के बारे में तथा भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में। अब चलते हैं इसके संपूर्ण हिंदी अर्थ की ओर। आप जो हमारे हाथ में एक कागज देख रहे हैं, इसमें सबूक का एक निचोड़ लिया गया है जिससे आपको ऑब्जेक्टिव इससे बाहर पूछने ही नहीं वाला है। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आज इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। हम आगे विकसित बढ़ेंगे, हम लोग विकसित तो हो गए, लेकिन जातिवाद अभी तक खत्म नहीं हुआ। जो पहले से चलता आ रहा है जाति, जैसे जाति बहुत सारे होते हैं, वो जातिवाद भी आज भी हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे गांव में आज भी स्थित है। भले ही आधुनिक सब समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, वह समाज जो विकसित है आज के युग में, वह कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि वह कार्य वही कर सकता है जो जिस जाति से बिलोंग करता है। अब जो नीच जाति का है उसे जो कार्य दिया जाता है वो नीच ही कार्य दिया जाता है। जैसे ले लीजिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, तो ये चुहर वर्ग से बिलोंग करते थे। चुहर वर्ग का अर्थात होता है, जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में मुसहर भी कहते हैं, कि इसी वर्ग से बिलोंग करते थे। तो इनके वर्ग में ऐसा काम दिया जाता था जो इनके लिए बना है। जैसे मजदूरी का काम हो गया तो इन्हीं के लोग के लिए बना है। ऐसे कार्य के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है जो आधुनिक सब समाज है। जो आज हम लोग जाति के आधार पर ही लोगों का श्रम बांट दिए हैं। आज जितने भी जातियां हैं, कई प्रकार की जातियां हमारे गांव में, हमारे शहर में, उन्होंने जाति के आधार पर ही उनका काम बांट देगा। जो जिस जाति से बिलोंग करेगा उसे उसी प्रकार का ही काम दिया जाएगा। और जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। अब कैसे, जो समझिए। जाति प्रथा, जैसे कोई जिस जाति से बिलोंग कर, जैसे पहले होते थे राजा महाराजा, तो उनका काम होता था शासन करना, और उनसे जो नीचे जाति होता था उनको उनके अंडर में रहकर काम करना। मतलब जैसे जैसे नीचा जाति होते चलेगा वैसे वैसे उनका काम बढ़ते चला जाता है। सबसे निचला जाति को मजदूरी का काम दिया जाता है, उसके बाद उसके अगला काम दिया जाता है,
तो इस प्रकार जाति के आधार पर काम बांट दिए जाते थे। भारत की जाति प्रथा की यह विशेषता यह भी है कि यह श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच करार देती है। अब भारत में कई तरह के जाति बटे हुए हैं। हम लोग अलग अलग जाति से बिलोंग करते हैं, तो अलग अलग जाति में जो समूह बने हैं, भारत के में जो समूह ये सब बने हुए, इनको जाति के अनुसार ही काम देता। अब कोई किसी जाति का वर्ग हो गया, एक समूह हो गया, तो उस जो जाति जिस वर्ग से बिलोंग करता है, जैसे ले लीजिए इन्हीं को चुहर वर्ग को ले लीजिए, या फिर इससे और भी जातियां जिनको ले लीजिए, तो उनके जो समूह है उनका वही काम दिया जाएगा जो उनके लिए बना है। अब इनके लिए मजदूरी का काम बना है तो इनको लिए मजदूरी का ही काम दिया जाएगा। और उससे ऊपर जातियां ले लिए तो लोग जमींदार पहले हुआ करते हैं जो इन पर शासन करते थे। आगे समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति कितना भी कुशल क्यों न हो, अगर वह नीच जाति से है तो उसे नीच काम ही दिया जाता है। कोई व्यक्ति में कितना भी कुशलता क्यों नहीं, वो कितना भी पढ़ा लिखा क्यों नहीं, उनके पास कितना भी डिग्री क्यों नहीं, उसको उसी का काम दिया जाता है जो उसके लिए बना होता है। जाति प्रथा मनुष्य को एक पेशे में बांध देती है, भले वह काम उपयुक्त हो या अपर्याप्त। जाति प्रथा जो दोस्तों किसी भी मनुष्य को एक बांध के रखती है। अब जैसे निचले जाति को लीजिए, तो निचले जाति में कुशल व्यक्ति तो होते हैं, लेकिन उनको जाति प्रथा बांध के रखती है। जो काम उसके लिए बना है उसके पूर्वज करते आ रहे हैं वो काम को, लेकिन अगर वो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो गया तो जाति प्रथा के अनुसार वो बंधा हुआ रहता था। तो इस तरह जातिवाद किसी व्यक्ति पर प्रभाव डाल सकता है, चाहे वो व्यक्ति कितना भी कुशल क्यों ना हो। आगे समझिएगा, जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो। जाति प्रथा जो होता है वो किसी व्यक्ति ऐसा पेशा चुनने ही नहीं देता है जो उसका पैतृक पेशा। पैतृक पेशा का मतलब हुआ जो उसके पूर्वज लोग करते आ रहे हैं, पूर्वज लोग ने किया भी, तो उसके जो अगला पीढ़ी है उस वह भी पेशा वही करेगा, तो इस पेशे को पैतृक पेशा कहा जाता है। इस तरह जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण और प्रत्यक्ष कारण है। जाति प्रथा जो है वो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। इसको नोट कीजिएगा, ये पूछ सकता है व्यक्ति में कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का कैसा कारण है, तो प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। अगर समाज से जातिवाद को हटाना है तो उसकी भावना को दूर करना होगा जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ। अगर किसी भी समाज से या हमारे गांव से या देश से जातिवाद को दूर करना है तो हमारे मन में जो भावना बैठा हुआ जातिवाद को लेकर उसको पहले हमें दूर करना होगा, तभी जातिवाद को हम लोग खत्म कर सकते हैं। श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता, मनुष्य की व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं अथवा महत्व नहीं होता। श्रम विभाजन होता है मनुष्य की स्वेच्छा मतलब खुद की इच्छा, तो श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। मनुष्य की व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान महत्व नहीं होता। यह बात हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी का उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं। यह बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि आजकल जितने भी उद्योग हैं उसमें गरीबी का उत्पीड़न इतना भी नहीं है जितनी कि यह बहुत से लोगों को निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विश्वासवत करते हैं। लोगों को जो निर्धारित कार्य दिया जाता है, जो जिस जाति से बिलोंग करता है उस जाति में एक निर्धारित कार्य दिया जाता है, वही निर्धारित कार्य को करने के लिए आज करते करते आज गरीबी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कोई व्यक्ति जिस जाति से या निचले जाति से ही बिलोंग करता है तो वह उसके लिए ही बना है, ऐसा जातिवाद या श्रम विभाजन के अनुसार बांट दिया जाता है। मेरे द्वारा यहाँ समझिएगा, यहाँ से भीमराव अंबेडकर जी खुद कहते हैं कि मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप मुझसे सवाल करेंगे कि मैं जातिवाद के विरुद्ध हूँ। भीमराव अंबेडकर जी ने जातिवाद के खिलाफ बहुत ही आवाज उठाए। इन्होंने इतना संघर्ष किया कि अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश की कि हम जातिवाद को भारत से हटाकर रहेंगे, लेकिन हमारे मन में जो सोच विचार बैठा था वो इनके संघर्ष के आगे अधिक बढ़ गया। इसी कारण आज भी हम लोग जातिवादी में बंधे हुए हैं। लोग इनसे सवाल भी कर सकते हैं कि मैं जातिवाद के विरुद्ध हूँ, ये जातिवाद के विरुद्ध थे। आगे समझिए,
मेरी दृष्टि में वही समाज आदर्श समाज होगा जिसमें समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। इनके नज़र में वही समाज विकसित होगा जिसमें भाईचारा, स्वतंत्रता और समानता हो, मतलब सभी को समान अधिकार दिया जाए, चाहे वह किसी जाति से बिलोंग करता है। अगर सभी व्यक्ति को समान अधिकार दिया जाता है तो जो समाज का निर्माण होगा वही इनके दृष्टि में एक सभ्य समाज कहलाएगा। एक आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिसमें कोई भी व्यक्ति वांछित न रह सके। एक समाज में बहुत सारे व्यक्ति लोग रहते हैं, तो वैसा ही समाज है बनाना जिसमें कोई व्यक्ति पिछड़ा न रहे, सभी व्यक्ति को बराबर अधिकार मिले, सभी को कार्य तो मिले लेकिन उनके पैतृक कार्य न मिले, जो उनके जाति से चलता आ रहा है उनको उसी के अनुसार कार्य देना चाहिए जिनकी उनमें क्षमता हो। अगर उनका कुशल कुछ अच्छा कार्य करने का है तो उनको वैसा ही कार्य देना चाहिए जिनमें उनकी करने की क्षमता हो सके। बाबा साहब के अनुसार लोकतंत्र मूलतः जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। बाबा साहब के अनुसार कहते हैं लोकतंत्र एक सामूहिक जीवनचर्या का एक रीति है जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार देकर उनके साथ दुर्व्यवहार न कर। अगर कोई व्यक्ति नीच जाति से बिलोंग करता है तो उनके साथ ऐसा व्यवहार न किया जाए जिनसे उनको बुरा लगे, उनकी जाति पर भी प्रभाव पड़े। जाति के कारण ही आज हम लोग दंगे फसाद लड़ाई वगैरह होते रहती है। आज हम लोग शिक्षित तो होते जा रहे हैं लेकिन हमारे मन में जो जाति के लेकर भ्रम बैठा हुआ वो आज भी विकसित है। तो इसी तरह रहेगा तो जातिवाद तो कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग जरूर खत्म हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका यहाँ तक का हमने श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा का संपूर्ण हिंदी अर्थ बता दिया है। कहीं भी आपको प्रॉब्लम हुआ तो हमें कमेंट में जरूर कीजिएगा और ये सब जो इम्पोर्टेंट है इन्हें नोट कर लीजिएगा। ये सब तो पूछता नहीं है कि मृत्यु कैसे हुई या उनके पास कितनी डिग्री थी, ये सब पूछता नहीं है, लेकिन लिख लीजिएगा। नॉलेज कोई ख़राब चीज़ नहीं होता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।